हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो हम करने वाले हैं इकोनॉमिक्स के एमसीक्यूज़, प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ हैं। अगर आप स्टेट पीसीएस, एचटेट या यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। तो आज हम जो इकोनॉमिक्स के ये करेंगे पीवाईक्यूज़ या फिर एमसीक्यूज़, ये जो होंगे ये आपके कंज्यूमर यूटिलिटी इक्विलिब्रियम एनालिसिस से ही होंगे। तो इससे पहले मैंने कई वीडियोस अपलोड कर दी हैं, अवेलेबल है प्लेलिस्ट इकोनॉमिक्स के एमसीक्यूज़ के नाम से, आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एज पर क्लासिकल अप्रोच, इक्वलिटी और इक्विलिब्रियम बिटवीन एडी एंड एएस इज ए नॉर्मल सिचुएशन एंड देयर इज ए फाउंड सिचुएशन ऑफ। यहाँ कहा गया है कि अगर हम क्लासिकल अप्रोच की बात करें तो इक्वलिटी और इक्विलिब्रियम के बीच में जो एडी है, ठीक है, क्या है एडी, यानी कि जो आपकी एग्रीगेट डिमांड है और एग्रीगेट सप्लाई है, यानी कि पूरी डिमांड जो होती है आपकी टोटल या टोटल सप्लाई होती है, वो नॉर्मल सिचुएशन होती है। कब होती है नॉर्मल सिचुएशन एडी और एएस में? जब वहाँ इक्वल होता है, अंडर एम्प्लॉयमेंट में होती है, फुल एम्प्लॉयमेंट में होती है, अनएम्प्लॉयमेंट में होती है या बियॉन्ड फुल एम्प्लॉयमेंट में होती है। तो हमें आंसर बताना है। बताइए किस में होती है जब इक्विलिब्रियम आ जाता है एग्रीगेट डिमांड में और एग्रीगेट सप्लाई, यानी कि सप्लाई और डिमांड एक नॉर्मल सिचुएशन बन जाती हैं, उनमें इक्विलिब्रियम आता है। तो वो होती है फुल एम्प्लॉयमेंट में, ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट में होगी। भाई देखिए, जब सप्लाई है और डिमांड जब दोनों ही इक्वल वहाँ पर चल रही है तो फुल एम्प्लॉयमेंट है। ना तो अनएम्प्लॉयमेंट होगा, ना अंडर एम्प्लॉयमेंट होगा, ना ही फुल एम्प्लॉयमेंट से बाहर वो चीज़ होगी। वो तब होगी बाहर जब आपकी सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी या आपकी डिमांड और या सप्लाई में इम्बैलेंस हो जाएगा। तो आंसर इसका क्या है? नंबर बी, फुल एम्प्लॉयमेंट। इसके बाद ऑन अकाउंट इंजेक्शंस एंड विड्रॉल्स इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम अंडरगोज। अगर हम इंजेक्शंस की बात करें और विड्रॉल, यानी कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम में अगर हम विड्रॉ की बात करें, निकालने की, या इंजेक्शन इनकम को इंजेक्ट करने की बात करें, रखने की बात करें, तो इक्विलिब्रियम जो लेवल होगा इनकम का वो क्या हो जाता है? क्या वो शिफ्ट होगा, डिस्पर्सल होगा, नो शिफ्ट होगा या नो चेंज होगा? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है शिफ्ट। यहाँ पर क्या हो जाता है, जब आप इनकम की, अगर आप इंजेक्शन और विड्रॉल के हिसाब से इनकम में इक्विलिब्रियम लेवल आता है तो ये इसमें एक शिफ्ट आ जाता है, ठीक है। इसके बाद है अकॉर्डिंग टू कीन्स इक्वलिटी बिटवीन एडी एंड एएस कैन टेक प्लेस इन ए सिचुएशन ऑफ। अगर कीन्स के अकॉर्डिंग बात की जाए तो जो इक्वलिटी होती है एडी और एएस के बीच में, यानी कि एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड के बीच में, कीन्स के अकॉर्डिंग बात की गई है। सेम सेंटेंस, ये सेम क्वेश्चन 25th के जैसे ही है। तो कौन सी सिचुएशन वहाँ पर आती है? तो क्या कहा गया है, कीन्स के अकॉर्डिंग कौन सी सिचुएशन आती है? ये आती है लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट। क्या है? अब देखो, इसकी ही बात की गई थी ऊपर एज पर क्लासिकल अप्रोच, तो उसमें फुल एम्प्लॉयमेंट थी, लेकिन याद रखिएगा अगर हम कीन्स के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट ये होता है। इसके बाद है लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम इज दैट सिचुएशन वेयर इन देयर इज इक्विलिब्रियम बट ऑल द रिसोर्सेज आर। अब यहाँ जो कहा गया है वो सेम ऊपर से रिलेटेड ही है कि अगर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम कम होता है तो ये वो सिचुएशन होती है जहाँ पर जो इक्विलिब्रियम होता है ना, वो दूसरे रिसोर्सेज उसमें क्या होते हैं, या तो नॉट फुली एम्प्लॉयड हो, या इन जीरो एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन में, या गेटिंग लेस वेजेस है, या नन ऑफ दीज है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आएगा नो फुल एम्प्लॉयड। जहाँ पे दूसरे जो रिसोर्सेज है जो फुली एम्प्लॉयड नहीं होते तो वहाँ लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम आता है, ठीक है। ये कीन्स के अकॉर्डिंग है। अब इसके बाद देखिए, according to Keynes, in the context of employment, aggregate total supply function is a line that, Keynes के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें एम्प्लॉयमेंट की, तो यहाँ पे जो आपकी एग्रीगेट टोटल सप्लाई होती है, यानी कि जो आपकी एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन है वो लाइन होती है। क्या लाइन बनती है बताइए कि इसके अकॉर्डिंग? अगर यहाँ टोटल सप्लाई होती है एम्प्लॉयमेंट की तो लाइन कौन सी बनती है? ये लाइन बनती है स्लोप्स अपवर्ड। अपवर्ड ये लाइन चली जाती है, ठीक है। कौन सी लाइन जाती है? अपवर्ड लाइन जाती है। इसके बाद देयर इज सिमिल्टेनियस इक्विलिब्रियम बिटवीन एएस एंड एडी एंड एस एंड आई व्हेन। अब यहाँ कहा गया है कि यहाँ कहा गया है कि एक ना समान इक्विलिब्रियम होता है, किसमें? एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड में, और साथ के साथ सप्लाई और इनकम में भी। तो वहाँ ये आप इसको किस तरीके से यहाँ पे कहेंगे, किस तरीके से लिखेंगे? तो ये हो जाएगा एएस इज इक्वल टू एडीबी और एस इज इक्वल टू आईबी। तो ये दोनों ही सही है, आंसर हो जाएगा इसका नंबर
सी। इसके बाद फुल एम्प्लॉयमेंट रेफर टू द सिचुएशन वेयर इन, अब इसमें है कि फुल एम्प्लॉयमेंट वो सिचुएशन होती है जहाँ पे ए डी इज इक्वल टू ए एस होता है, ये तो हमें पता है, और एस आई इज इक्वल टू आई होता है। तो ये कहाँ एग्जिस्ट करते हैं? क्या नो वॉलंटरी एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट होता है इसमें, या लो वेज रेट होती है, या लो लेवल ऑफ आउटपुट होता है, या लो इनकम होती है? तो ये कहाँ एग्जिस्ट करते हैं? ये करते हैं नो इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, जहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो वॉलंटरी नहीं है, वहाँ पर ये होती है ये वाली सिचुएशन। इसके बाद है इन ए सिचुएशन ऑफ ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, अगर ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम आता है यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट ओवर होती है, सिचुएशन बनती है, तो वहाँ पर क्या होता है, जो प्राइसेस हैं क्या वो सिर्फ प्राइसेस बढ़ते हैं या कोई इंक्रीज़ नहीं होता गुड्स और सर्विसेज में, या जो एग्रीगेट डिमांड है वो फुल एम्प्लॉयमेंट से ज़्यादा हो जाती है, ये सारी ही सिचुएशन इसमें आ जाएंगी। तो इसका क्या आंसर होगा? इसका होगा ऑल ऑफ द एबव, इसमें सारी ही सिचुएशन आ जाएंगी। देखिए यहाँ मैं आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझा रही हूँ, कॉन्सेप्ट के लिए अलग क्लासेस अवेलेबल हैं, मैं सिर्फ यहाँ थोड़े से प्रैक्टिस एमसीक्यू करा रही हूँ। तो मैं आशा करती हूँ कि आपने पहले से पढ़ लिया होगा इकोनॉमिक्स और आप इसके एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प यहाँ से मिल रही हो तो यही काफ़ी है, ठीक है। और प्लेलिस्ट अवेलेबल है इकोनॉमिक्स में, मैंने पल्स अरिहंत में इंडियन इकोनॉमी को भी पूरा पढ़ाया हुआ है, आप उसको भी देख सकते हैं। साथ के साथ हैंड रिटन नोट्स में भी मैंने इकोनॉमी की कुछ क्लासेस अपलोड की हुई हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। बाकी कुछ क्लासेस जल्दी ही आ रही हैं जिसमें मैं आपको यूजीसी नेट और एचटेट के हिसाब से सारे ही इकोनॉमी कराऊंगी, सारी इकोनॉमिक्स कराऊंगी, तो आप तब वहाँ से भी इकोनॉमिक्स को कर सकते हैं। अगर आप स्टेट पीसीएस या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप यहाँ से इकोनॉमिक्स की तैयारी कर सकते हैं इकोनॉमी की। तो चलिए अभी हम कुछ क्वेश्चंस और कर लेते हैं। 25 से हमने स्टार्ट किया था, 10 to 15 क्वेश्चन करते हैं हम यहाँ पे। थोड़ा देखिए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, थोड़ा डिफिकल्ट होता है, उसको समझना, इसके क्वेश्चन भी तभी समझ आते हैं जब हमें एक बार कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो। तो मैं आपसे ये कहूँगी कि आप इन कॉन्सेप्ट को ना पहले अच्छे से क्लियर करो। आप यूट्यूब के थ्रू करो या किसी बुक के थ्रू करो या किसी टीचर के थ्रू करो, तो पहले इनके कॉन्सेप्ट क्लियर करो, तभी इसके एमसीक्यूज समझ आते हैं। अगर मैं यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर करूँ तो एक एमसीक्यूज ही फुल 10 to 20 मिनट्स ले जाएगा, इसके कॉन्सेप्ट बहुत बड़े बड़े हैं। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन इक्विलिब्रियम बिटवीन एग्रीगेट सप्लाई एंड एग्रीगेट डिमांड और सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इज पॉसिबल, इसमें कहा गया है कि किस सिचुएशन में जो इक्विलिब्रियम होता है यानी कि जो समानता होती है, जो बैलेंस होता है एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड में और सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों में है। ये ऊपर जो था आपका एस इज इक्वल टू आई, वो सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट था, ठीक है। तो ये कहाँ पॉसिबल है, किस में? फुल एम्प्लॉयमेंट में पॉसिबल होती है, या लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट में पॉसिबल होती है, या आपके ये ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट में, या ओवर द ऑल ऑफ द एबव। तो ये सारी ही सिचुएशन में ये इक्विलिब्रियम जहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड और सेविंग इन्वेस्टमेंट इक्वल होते हैं, तो ये सभी में ही होती है, ठीक है। ऑल ऑफ द एबव इज द आंसर। इसके बाद है इन विच एनालिसिस कैन यूटिलिटी बी मेजर्ड इन डेफिनिट नंबर सच एज 1 2 3 4 एट्सेट्रा, कि कौन से एनालिसिस में यूटिलिटी को मेज़र किया जा सकता है एक डेफिनिट नंबर में। जो यूटिलिटी है आपकी मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी जो होती हैं, जब इनको 1 2 3 4 में यानी कि आपसे यहाँ नंबर्स में पूछा गया, तो नंबर वाली कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस होती है या ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस है। अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो बहुत आराम से आपको पता लग गया होगा कि आंसर इज कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। ऑर्डिनल कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी एक्सप्रेसेस यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ। ऑर्डिनल अगर हम कंसेप्ट की बात करें यूटिलिटी की, तो जो ऑर्डिनल यूटिलिटी, कार्डिनल तो हमें पता लगे कि 1 2 3 4 एक नंबर टर्म में होती है, तो ऑर्डिनल यूटिलिटी किस टर्म में की जाती है? प्रेजेंट यूनिट्स में, कॉन्स्टेंट्स में, लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, या नन ऑफ दीज में। तो ये आंसर भी बहुत ईजी है, ये है लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन में ऑर्डिनल यूटिलिटी को एक्सप्रेस किया जाता है। इसके बाद है डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ कंज्यूमर्स इंडिफरेंस सेट इज कॉल्ड। जो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन होती है कंज्यूमर इंडिफरेंस सेट की, वो उसको क्या कहा जाता है? डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन को, जो कंज्यूमर इंडिफरेंस सेट को प्रेजेंट करती है। इंडिफरेंस कर्व कहते हैं, यूटिलिटी कर्व कहते हैं, बजट लाइन कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व कहते हैं। तो वेरी इजी आंसर दैट इज इंडिफरेंस कर्व। जहाँ पर देखिए कंज्यूमर की इंडिफरेंस को ही प्रेजेंट किया जा रहा है डायग्राम के थ्रू, दैट इज कॉल्ड इंडिफरेंस कर्व। इसके बाद है गिवन द मनी इनकम एंड द प्राइस द लाइन विच शोज ऑल डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट कंज्यूमर कैन बाय स्पेंडिंग ऑल हिज इनकम इज कॉल्ड। कि अगर हम बात करें मनी
इनकम और प्राइस की, तो एक लाइन होती है जो क्या शो करती है, जितने भी दो गुड्स के बीच के डिफरेंस होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन होते हैं, जिनको एक कंज्यूमर अपनी सारी इनकम को स्पेंड करके खरीदता है, उसे क्या कहते हैं, प्रोडक्शन लाइन, आइसो कॉस्ट लाइन, बजट लाइन है, नन ऑफ दीज। तो ये कहलाती है बजट लाइन, जहाँ पे एक कंज्यूमर अपनी सारी इनकम को खर्च कर दे रहा है और सेट बनाता है गुड्स के, ठीक है, जिसकी भी उसको ज़रूरत होती है, तो उसको हम कहते हैं बजट लाइन। इसके बाद अटेनेबल कॉम्बिनेशंस ऑफ एक्स एंड वाई आर ड्रॉन ऑन द एजम्पशंस दैट पी एक्स एंड पी वाई आर। एक कॉम्बिनेशन है एक्स एंड वाई का जो कि एजम्पशन लाता है पी एक्स एंड पी वाई। तो ये कौन सा है, क्या कहते हैं इसको, दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट। ये कौन से होते हैं, इनको कहते हैं कांस्टेंट। इसके बाद है 39, अकॉर्डिंग टू द आईसी एनालिसिस ए कंज्यूमर अटेन्स इक्विलिब्रियम व्हेन। अगर हम आईसी एनालिसिस की बात करें तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को अटेन कर लेता है। इंडिफरेंस कर्व की बात आई, आईसी का मतलब इंडिफरेंस कर्व। तो कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम कहाँ प्राप्त हो जाता है, बताइए, एम आर एस एक्स वाई इज इक्वल टू पी एक्स अपॉन पी वाई पर। ये बहुत इजी आंसर है, इसका आंसर यही है। देखिए इक्विलिब्रियम की बात हो रही है तो इजी इक्वल टू तो आई गई। तो यहाँ पे मार्जिनल रेट जो होते हैं वो आप पी और पी वाई अपॉन ये करके जो इज इक्वल टू आता है, तो ये इसमें दो गुड्स हैं उनके प्राइसेस की के इक्वल होती है, जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है आई थिंक। तो यहाँ पर आपका इक्विलिब्रियम होता है। इसके बाद 40 इज एन इंडिफरेंस कर्व इज रिलेटेड टू। जो एक इंडिफरेंस कर्व है वो किससे रिलेटेड है, ये लास्ट क्वेश्चन है, 41 से हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो जो एक इंडिफरेंस कर्व है वो किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है आपके चॉइस एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर की चॉइस और प्रेफरेंस से ये रिलेटेड होता है जो इंडिफरेंस कर्व है, क्योंकि चॉइस और प्रेफरेंस चेंज होती रहती है ना कंज्यूमर की, तो इंडिफरेंस कर्व बनता है जो कि इक्वल नहीं होता। तो आई होप कि आपको थोड़े बहुत समझ आए होंगे। थोड़ा सा मैं समझ सकती हूँ, हल्का बहुत डिफ़िकल्ट है, पर धीरे धीरे जब हम पढ़ते चले जाएंगे ना तो इकोनॉमिक्स आसान लगती चली जाती है। तो थैंक यू सो मच। और भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, अगर आपके काम की हो तो आप देख सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।